अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। अर्पिता ने शान की ओर देखा और शान ने अपने पलकें झपकाकर अर्पिता को आश्वासन दिया, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। शान के बात को समझ अर्पिता बोली, जी हमें पता है शान आप है, लेकिन मन भय से घबरा रहा है। न जाने माँ क्या सोचेगी, कैसे, क्या हमें सच में घबराहट हो रही है। शान कुछ नहीं बोले। उन्होंने अर्पिता का हाथ छोड़ा और सामान वापस पकड़कर आगे बढ़कर डोरबेल बजा दी। अर्पिता शीला जी सोच कर इमेजिन कर इतना घबरा गई कि वो शान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। डोरबेल सुनने पर कमला बाहर आई और उन्होंने दरवाजा ओपन किया। दरवाजे पर प्रशांत को देख वह खुशी से सरोबार हो जाती है। इतने वर्षों बाद बेटे के घर वापस देख आंखें भी गीली हो जाती है। माँ नहीं है तो क्या हुआ, बच्चे का पालन पोषण सिर्फ एक माँ अकेले कर पाए, ये कैसे संभव है। संयुक्त परिवार में तो हर सदस्य का योगदान होता है। कमला को भावुक देख प्रशांत बोले, ताई जी अंदर चलिए, अभी मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। तो अब एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखिए और कुछ नहीं, हम चलो अंदर आओ, कमला ने कहा। तो शोभा बोली, ऐसे इतनी आसानी से जीजी कैसे, आप बुलाकर ले जा रही है। शीला कहाँ है जीजी, उसे बुलाओ तो। इतने दिनों बाद उसका बेटा अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर आया है, बिना आरती सत्कार का ऐसे कैसे घर में लेकर जा रहे हैं। शोभा की बात सुन कमला ने हैरानी से कहा, बेटे बहू से तुम क्या कहना चाह रही हो शोभा, चित्रा को प्रशांत ने स्वीकार कर लिया है क्या, और ये बच्चा कौन है। चित्रा का तो नहीं है शोभा, जीजी पहचानने जानो कौन हो सकता है, शोभा जी मुस्कुराते हुए बोली। शोभा की बात सुन प्रशांत के पीछे खड़ी अर्पिता का हृदय और तेज धड़कने लगता है। कमला ने प्रीत की ओर देखा तो असमंजस से बोली, शोभा अब क्या बोलूं, यूं बातों को घुमा रही हो, साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाह रही हो। शोभा जी बोली, जीजी अब कहना कुछ नहीं है, अब स्पष्ट देख ही लो, आप क्यों प्रशांत इतने वर्ष बाद वापस आया है। कहते हुए शोभा जी ने प्रशांत की ओर इशारा किया तो शान बोले, अब ये आरती वंदन आप लोग करते रहो, मैं तो अपने बेटे के साथ अपने रूम में चला। कहते हुए उन्होंने बैग उठाकर आगे कदम बढ़ा दिया। दरवाजे के उस ओर जाते ही कमला जी की नज़र वही नज़र झुकाए खड़ी अर्पिता पर पड़ती है। कमला जी सख्त हो जाती है। जब कुछ ऐसा सामने हो जिसके हमने कल्पना ही छोड़ दी हो तो फिर व्यक्ति का चौंकना लाजिमी ही है। कमला जी एकदम से बोली, अर्पिता तुम, इसका मतलब छोटी तुम्हारे बारे में बोल रही थी, और वो प्रशांत के पास जो शीला बाहर आओ, देखो कौन आया है। वो हड़बड़ा जाती है और एक बार फिर बोली, और शीला देखो तो सही कौन आया है, जल्दी से बाहर आओ, कहाँ अंदर बैठी हुई हो। छोटी तुम लोग तो बाकी सब अंदर आ जाओ, कमला ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। सबको अंदर गया देख अर्पिता ने एक बार नजर उठाकर शान की ओर देखा, जो प्रीत को लेकर अपने कमरे में जा चुके हैं। हे ठाकुर जी, शान भी अंदर चले गए, अब हम माँ का सामना कैसे करेंगे, कहीं उन्होंने हमारे चरित्र पर फिर से संदेह किया तो। हम क्या करें, हमें सामना तो करना ही होगा। ख्यालों में डूबते उतारते हुए वो अपनी अंगुलियों को क्रॉस लपेट लेती है। कमला के बार बार यूं आवाज लगाने पर शीला के साथ साथ स्नेहा और सुमित कमरे से निकल आते हैं। वो भी अर्पिता को देख इस तरह चौंकते हैं जैसे सामने अर्पिता नहीं बल्कि अर्पिता की छाया खड़ी हो। शीला जी कमरे से निकल कर आती है। दरवाजे से आते आते उनके कदम थम जाते हैं। शीला जी को देख अर्पिता अपनी नजरें झुका लेती है और उनके सामने पिछली सारी यादें एक साथ घूम जाती है। वो बिन देर किए चेहरे पर घूंघट लेती है, जिसे देख शोभा वहीं रुक जाती है। शोभा, श्रुति, चित्रा, स्नेहा सभी भरी आंखों से वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। कमला वहां से जाकर आरती की थाली ले आती है। शीला जी की आंखें नम हो जाती है। वो फिर से आगे बढ़ती है और धीरे धीरे अर्पिता के पास पहुंचती है। अर्पिता के पास पहुंचकर शीला रुकी। उसकी आंखों में अश्रु होते हैं और चेहरे पर खुशी के भाव। अर्पिता घूंघट हटाओ, शीला जी गंभीर बाड़ी में बोली। शीला जी की बात मान वो घूंघट हटाती है तो शीला जी एक जोरदार चाटा अर्पिता को मारती है। अर्पिता की आंखें झलक जाती है। वही कमरे के सामान निकालते समय शान को यूं दर्द का एहसास होता है। वह तुरंत कमरे से चले आते हैं, जहां उनकी नजर अर्पिता पर पड़ती है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और गालों पर उंगलियों के निशान हैं। माँ क्या कर रही है आप। शान जब तक यहाँ पहुंचे शीला जी ने एक तमाचा और जड़ देती है। अर्पिता कुछ नहीं कहती, बस नजरें झुकाकर खामोशी रहती है। वो मन ही मन सोचती है,
जब सबको अपनी हरकतों से दर्द ही देंगी हम, तो हमें भी लौटकर दर्द ही मिलेगी। खुशी का उम्मीद करना व्यर्थ है। सान आगे बढ़े और अर्पिता के पास खड़े हो गए और शीला से बोले, माँ ये क्यों किया? इसीलिए तो मैं मेरी पत्नी को यहाँ नहीं लाया था। शिकायतें मुझे भी है, इससे बहुत है, नाराजगी भी है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं नाराजगी दूर करने के लिए इस पर हाथ उठाऊं। ये अधिकार किसी को भी नहीं है, आपको भी नहीं। आपको इससे बात करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है तो नहीं कीजिए, लेकिन इस तरह इस पर हाथ मत उठाइए। ये कुछ कहेगी नहीं और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी पत्नी पर परिवार का कोई सदस्य हाथ उठाए। सान की बात सुन शीला बोली, क्यों ना उठाऊं हाथ, इस पर माँ हूँ इसकी। गलती करेगी तो क्या आरती उतारूंगी? वैसे तो हर काम मुझसे पूछकर और बताकर किया करती थी, तो फिर घर से जाते समय मुझे बताकर क्यों नहीं गई? एक बार मिली भी नहीं, बस डॉक्टर को दिखाकर मुझे घर छोड़ और खुद गाड़ी पार्क कर अपना बैग उठाकर चली गई। मैं अपनी बहू का इंतजार करती रह गई, खुद लौटकर नहीं आई। मुझे खबर आ गई कि अब ये कभी नहीं आएगी। मैं इंतजार करती रह गई। माना कि मैंने वचन लिया था इससे कि तुमसे बिन कुछ कहे तुमसे दूर चली जाए, विवाहिता होकर अविवाहिता का जीवन जिए, जब तक मैं इससे स्वीकार न कर लूं। जब मैं स्वीकार कर पाई तब तक यहीं चली गई और अब जाकर आई है। क्यों इतनी देर लगा दी आने में? बोलो, सारी बात मानती गई मेरी, तो फिर जाने से पहले क्यों नहीं मिली? अर्पिता बस खामोशी रही और मन ही मन सोची, क्या कहे अब माँ, ये ही नियति है, जो होना है वही होता है। सब कुछ हमारे मन के अनुसार कहाँ होता है। वही कमरे में किसी को ना देख प्रीत मम्मा छान पापा कहता हुआ दौड़कर बाहर चला जाता है और सान के पास उसके पैरों से जाकर खड़ा हो ऊपर देखने लगता है। प्रीत को देख सान ने उसे गोद में उठाया और उससे पूछा, क्या हुआ प्रीत, आप ऐसे क्यों चले आए? अर्पिता बोली, उन्हें अकेले रहने का आदत नहीं है सान, आप इन्हें बिन बताए आ गए होंगे, इसीलिए पीछे पीछे ये भी चले आए। शीला बच्चे को देख चौंक जाती है। वो हैरान परेशान सांवलिया नजरों से कभी सान तो कभी अर्पिता की ओर देखती है। नन्हा सा प्रीत बातें करते हुए अर्पिता की ओर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू देख लेता है और कहता है, मम्मा आप लो क्यों ले हो? छान पापा मम्मा लो लई है देखो। अर्पिता ने अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं प्रीत, एक छोटा सा कीड़ा आंखों में गिर गया था, मम्मा नहीं रो रही है। अर्पिता और सान की बात सुन शीला जी चकित हो जाती है। वो आगे कुछ कहने वाली होती है कि तभी सान बात को संभालते हुए बोले, माँ फिर से वही गलती मत दोहराना, अर्पिता मेरी पत्नी है और प्रीत मेरा बच्चा, यही सच है। सान की बात सुन शीला जी बोली, प्रशांत लेकिन यह कब, कैसे, क्या सच में? शीला जी के प्रश्नों को सुन अर्पिता पलट जाती है, उसकी आंखें भर आती है। ये देख सान उसके आगे आकर उसका हाथ थामा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अर्पिता पीछे पलटो, मुझे पता है सच, मुझे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझता। माँ तुमसे प्रेम करती है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये खबर उन्हें अचानक मिली है इसीलिए ऐसा बोल रही है, तुम कुछ गलत ना सोचकर पीछे पलटो। शीला जी आगे बोली, पूरी बात तो सुन लो अर्पिता, कि पहले ही भावुक हो मेरी बातों को गलत तरीके से सोचने लगी। इतना डर गई हो मुझसे क्यों? बताओ, जवाब दो। माना कि मैंने गलती की थी तुमसे, वो सब बोलकर, लेकिन फिर एहसास हुआ ना, लेकिन तब तक तुम ही चली गई ना, ये कुछ कहा नहीं कुछ सुना। अर्पिता ने सान की ओर देखा तो सान ने पीछे देखने का इशारा किया। अर्पिता ने डरते डरते पीछे देखा तो शोभा जी बोली, क्या, कब, कैसे हुआ ये नहीं पूछूंगी मैं, बस मेरी बहू और बेटे से ज्यादा विश्वास है। मुझे बस मेरी बहू पर बेटे से ज्यादा विश्वास है। बस तुमसे शिकायत है, तुम्हें एक बार तो लौट कर आना चाहिए था अर्पिता, देखना चाहिए था यहाँ सब तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। अब सब शिकायतें बाद में, फिलहाल इस परिवार के नए सदस्य की आरती उतार लो, शीला जी ने कहा और खुद मुस्कुराते हुए आरती वंदन कर प्रीत, अर्पिता और सान की आरती उतारकर घर में ले आती है। शीला को ये सब करते देख अर्पिता आगे बढ़ उनके चरण स्पर्श करती है तो शीला जी उसे गले से लगा लेती है और आशीष देती है। शीला जी की बात सुन सान मन ही मन बोले, अर्पिता तुम सच में पगली ही हो, जो आज माँ के मन भी जीत ही लिया तुमने। सान प्रीत को सबका परिचय कराते हैं तो प्रीत सबको चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता है और अर्पिता के पास आकर खड़े हो उसे देखने लगता है। अर्पिता ने नीचे देखा तो प्रीत को देख शीला जी से बोली, माँ हम कुछ देर में आते हैं, प्रीत को भूख लगी है।
लेकिन उससे पहले स्नान कराए, फिर हम आते हैं। शीला जी मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, तब तक मैं इसके लिए ओट्स बनाकर लाती हूँ। वह उठकर वहां से चली जाती है। अर्पिता भी प्रीत को लेकर ऊपर सीढ़ियों की ओर बढ़ती है, जिसे देख सान आगे बढ़े और तेज कदमों से अर्पिता के पास से गुजरते हुए बोले, हमारा कमरा नीचे है, ऊपर नहीं। कहते हुए वो ऊपर फ्लोर पर खड़े हो जाते हैं। अर्पिता नीचे न लौटकर ऊपर ही बढ़ती है और अपने वाले कमरे में जाकर रुक जाती है। वहां वो एक नजर देखती है, उसे कुछ नहीं मिलता। सान बिन कुछ कहे वहां से छत पर निकल जाते हैं। हमारा सामान कहाँ है? कहीं नीचे कमरे में हमें लेकर आना होगा। कहते हुए प्रीत से बोली, प्रीत आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। कोई शैतानी नहीं करना, ठीक है? सख्त हिदायत दे वह नीचे कमरे के गेट पर आकर रुक जाती है। वह मन ही मन सोचती है, काश सान सब पहले जैसा होता। उसकी आंखें भर आती है। वह पीछे मुड़कर देखती है। हॉल में सभी सदस्य बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। चित्रा भी वहीं हॉल में होती है और त्रिशा के जिद करने पर वह उठकर छत पर कमरे की ओर जाती है तो अर्पिता चित्रा के पास आती है और कसमकस देख चित्रा बोली, क्या हुआ अर्पिता, कुछ कहना चाहती हो? चित्रा को इतना सहज देख वो बोली, जी सान के कमरे में हमारा मतलब आपके कमरे में सान ने हमारा और प्रीत का सामान रख दिया है। आप चलकर निकाल कर देती तो। अर्पिता की बात सुन चित्रा बोली, सामान ही तो है, ले आओ ना अर्पिता। वैसे ही मुझे क्या तुम्हारे सान के अलावा किसी को भी उस कमरे में जाने तक का अलाउ नहीं है। बस चाची जी जीत कर चली जाती थी। उन्होंने ही उस कमरे को अभी तक मेंटेन कर रखा है। दिवाली पर सारे घर की पुताई होती थी, लेकिन तुम्हारे कमरे के चाचू जी ने साफ सुथरा कर लॉक कर दिया था, चित्रा ने कहा और त्रिशा के साथ ऊपर चली गई। चित्रा की बातें सुन अर्पिता कमरे में अंदर आती है तो कमरे को वैसा ही देख उसकी आंखें झलक आती है। चित्रा जो कह रही है उसके हिसाब से तो वह कभी इस कमरे में नहीं आई। अगर वह हमारे सान की पत्नी है, क्या अटकते हुए चुप हो जाती, हमारे सान का दिल दुखा दे। टिया ने भी तो ऐसा ही किया था कि सान और चित्रा सिर्फ नाम के रिश्ते में है। हमें पता करना होगा। हम कैसे पता करें? चित्रा भी तो वैसे ही रहती है जैसे पहले रहती थी। फिर शादी हुई है फिर शादी हुई है, कैसा शादी हुई है? ये कहना सब इतना उलझ रहा है। प्लीज ये सब सुलझाने में हमारी मदद कीजिए। विनती कर वो जल्दी से बैग खोलती है और प्रीत के कपड़े निकाल एवं उन्हें लेकर ऊपर कमरे में चली आती है। कुछ ही देर में प्रीत को तैयार कर उसे नीचे ले आती है, जहां वो प्रीत को ओट्स खिलाते हुए सबके साथ बातचीत करने लगती है। शोभा के पास प्रेम का वीडियो कॉल आ जाता है, जहां प्रेम राधिका और अर्पिता से बात करते हैं और उसे सकुशल देख अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। कुछ ही देर में छत पर बिताकर सान ऊपर से नीचे आए और सीधे कमरे में चले जाते हैं, जहां बेड पर अर्पिता का सामान देख मुस्कुराते हुए मन ही मन कहते, शुक्र है जिद नहीं की इसने। वो कबर्ड से कपड़े निकाल कर नहाने चले जाते हैं। सफर की थकान के कारण सभी फ्रेश और रेस्ट के लिए चले जाते हैं। प्रीत को शीला जी अपने साथ ले जाती है। अर्पिता श्रुति के पास उनके कमरे में चली जाती है और अंदर उसके पास बैठी बोली, नाराज हो? श्रुति गुस्से से बोली, क्यों नहीं हो सकती? अर्पिता बड़े ही प्यार से बोली, बिल्कुल हो सकती हो श्रुति, लेकिन हमें ये तो बताओ इस गुस्से को दूर कैसे किया जाए? क्या करें हम ऐसा जिससे हमारी श्रुति हमसे नाराजगी जताना छोड़कर प्यार से गले लगा जाए? बताओ क्या करें हम ऐसा? कहो तो उठक बैठक कर ले या फिर एक जादू की झप्पी ही दे दे। बोलो क्या करें हम? अर्पिता ने धीरे धीरे ही बड़ी मासूमियत से कहा, जिसे देख श्रुति हंसते हुए बोली, तुम बातें बहुत बनाती हो अप्पू, बातों से कम चल गया। मैंने तुम्हें माफ किया। कहते हुए श्रुति अर्पिता के गले लग जाती है। इतने सालों बाद मिलने से दोनों की आंखें भर आती है और दोनों भावुक हो जाते हैं। अप्पू, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मेरी शादी पर सब है, राधू भाभी, प्रेम भैया, स्नेहा भाभी, किरण भाभी सब थे, लेकिन मेरी कॉलेज की सहेली और प्रशांत भाई नहीं थे। कितना रोई थी मैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ऐसे गई जो अब जाकर वापस आई हो। क्यों चली गई थी तुम अप्पू? क्यों तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा? हम में से किसी के बारे में नहीं सोचती, लेकिन प्रशांत भाई, उनका तो सोचा होता। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ, श्रुति ने कहा और अपनी आंखें के आंसू पोंछते हुए बोली।
तुम्हारे जाने के बाद शोभा मामी और परम भाई प्रशांत भाई को कितनी मुश्किलों से यहाँ लाए थे। तुम्हारे बिन क्लिप से हटने तक को तैयार नहीं। तो परम भाई और शोभा मामी ने प्रशांत भाई को नींद का इंजेक्शन दिया, फिर यहाँ से लेकर आए। यहाँ आकर भी उन्होंने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में लॉक कर लिया। बहुत देर बाद वो बाहर निकले और जब बाहर निकले तो मामी बता रही थी कि उनकी आंखें लाल थी, उनकी बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत दर्द में हैं। उन्होंने तुम्हारी लिखी डायरी पढ़ी जिससे तुम्हें चित्रा से शादी के लिए बोला था। उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कह गिटार लेकर निकल गए कि अब जब भी लौटेंगे तुम्हें साथ लेकर लौटेंगे। वो कहाँ गए, क्या कर रहे थे, किससे मिले, किसी को कुछ खबर नहीं थी। अर्पिता, यहाँ हम सब ये सोचकर परेशान थे कि कभी उन्हें तुम्हारी यूं अचानक जाने का सदमा न लग जाए। यहाँ सब दिन रात बस भाई के लिए ही सोचते। श्रुति बोलती जा रही थी और अर्पिता की आंखें भीग रही थी। श्रुति आगे बोली, फिर 2 महीने बाद एक दिन टीवी पर कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भाई की परफॉर्म किया और हमें भाई के शिमला होने का पता चला। शोभा मामी ये देख चित्रा दी को प्रशांत भाई के पास भेजा, क्योंकि एक चित्रा ही थी जिसके साथ भाई सहज हो सकते थे और त्रिशा इतनी छोटी थी कि उसके लिए अकेले रहना कैसे पॉसिबल होता। चित्रा दी यहाँ गई और त्रिशा के जरिए भाई का ध्यान बटाने लगी। यहाँ भाई के उसने साफ साफ कह दिया कि उनके कमरे में किसी भी सूरत में वह प्रवेश ना करे। भाई सुबह निकल जाते और शाम को ही वापस आते। वो कमरे से बाहर बहुत कम निकलते थे। इतने कठोर और सख्त हो गए थे कि मुस्कुराना भी भूल गए। ना ही लोगों से मिलते जुलते, बस एकेडमी, संगीत और तुम्हारी यादों में ही उनकी दुनिया थी। चित्रा दी ने हर संभव प्रयास किया प्रशांत भाई के स्वभाव को बदलने का, उनके हृदय में घर किए दर्द को बाहर निकालने का, लेकिन वो कामयाब ही नहीं हुई। होती भी कैसे अर्पिता? ये कोई शरीर पर लगे जख्म के दर्द तो थोड़े ही था जो वो भर देती। ये तो रूह पर लगने वाले जख्म थे जो तुमने भाई को दिए। वो हर रविवार को सुबह सुबह मसूरी जाते और शाम को फ्लाइट से लौट आते। वो हमेशा यही बोलते कि तुम उन्हें वापस वहीं मिलोगी। यार क्या बताओ, तुम किस्मत वाली हो अर्पिता, जो इतना लविंग जीवन साथी मिला, और तुम पगली की पगली सब जानते हुए भी उनसे दूर गई। खैर, उनके बाद उनकी मेरी शादी तय हो गई। शादी से 2 दिन पहले मैंने चित्रा के जरिए भाई से बात की और लखनऊ आने को जिद की, तो भाई चित्रा के साथ मेरी शादी में आए, जहाँ मेरे इन-लॉज ने भाई और चित्रा के रिलेशन पर प्रश्न उठाए और शादी तोड़ने की धमकी दे दी। क्या खूब तमाशा हुआ उस दिन अर्पिता। तो भाई ने मेरी शादी तुड़वा दी क्योंकि बात ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो लोग गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए थे। आगे से ऐसा ना हो इसीलिए चित्रा ने ही समस्या का हल कोर्ट मैरिज बताया, क्योंकि भाई को यकीन था कि तुम एक दिन आओगी, इसीलिए वो कभी भारतीय रिवाज से शादी नहीं करेंगे। चित्रा की बात सुन भाई बहुत गुस्साए, तो चित्रा बोली, मैं हक तो वैसे ही नहीं जता रही प्रशांत जी, बस श्रुति के लिए ऐसा करने को कह रही हूँ। बाकी जब आपकी अर्पिता आ जाएगी तो यह शादी वैसे ही अमान्य हो जाएगी। इसमें ना आपको कोई समस्या आएगी और ना मेरा कोई नुकसान होगा। ये नाम का रिश्ता होगा, वो भी अर्पिता के वापस आने तक। राधू भाभी ने भी चित्रा दी को बहुत रोका, यहाँ तक कि उनसे झगड़ा भी कर लिया, लेकिन वो नहीं मानी। श्रुति की बात सुन अर्पिता बोली, हम क्या करें श्रुति, हमारे तो शब्द ही खत्म हो गए। शान, श्रुति हम तुम्हारे बाद में मिलते हैं, अभी प्रीत को देखकर आते हैं, ठीक है?
अर्पिता ने भाभू को कहा और उठकर वहां नीचे कमरे में चली आती है। कमरे के पास आकर उस सर हिलाते हुए शान पर पड़ती है तो अंदर आती है और हमेशा की तरह दरवाजा बंद कर पीछे से शान के सीने पर हाथ रख कर पीठ पर रख लेती है। उसकी आंखें भरी होती है और कहना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है, बस रोए ही जा रही है। अर्पिता को यूं देख शान ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस खामोश हो गए। शान, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए ना। चुप मत रहिए, हमें डांट लीजिए, चाहे तो माँ की तरह हाथ भी उठा लीजिए, लेकिन हमसे बात कीजिए। शान, कुछ तो बोलिए ना। अर्पिता की बात सुन शान बोले, अप्पू हटो, अभी मुझे रेडी होने दो, भूख लगी है, खाना चाहिए। उसके लिए बाहर डाइनिंग पर जाना होगा, अब ऐसे में ही तो न जाऊंगा। ठीक है शान, अर्पिता ने कहा और वो पीछे हट जाती है। उसके हटते ही शान ने ड्रायर किया और टी शर्ट डाली, हाथ में घड़ी पहन ली, हल्का सा परफ्यूम स्प्रे किया और मुड़ गए। शान, तो आप बताइए, आपकी नाराजगी कैसे दूर होगी? अर्पिता ने बाल संभालते हुए कहा। शान कुछ नहीं बोले, बस एकटक उसे देखते रहे। शान, बताइए ना, अर्पिता ने फिर पूछा तो शान हल्की सी बेरुखी से बोले, यह तुम खुद सोचो। कहते हुए वो आगे बढ़ गए। शान के बाहर जाने के बाद कमरे में अकेली खड़ी अर्पिता बड़बड़ाई, अब पतिदेव नाराज है तो सोच अर्पिता ऐसा क्या करे कि वो गुस्सा छोड़ दे। सब गलती हमारी ही है, चले ये सब सही करने। सब गड़बड़ कर बैठ गए और अब यहाँ खड़े हो पतिदेव को मनाने का तरीका सोचने पड़ रहे हैं। हे ठाकुर जी, पतिदेव बोलकर गए खाना चाहिए और हम यही अपनी ही बकबक में उलझ गए। चलो अर्पिता, अब देखते हैं क्या है। क्या नहीं कहते हुए वो कमरे में बाहर चली आती है। चलते हुए उसके मन में ख्याल आता है, यहाँ सब लेकिन परम और किरण नहीं है। अब ये दोनों कहाँ क्यों नहीं आए? लगता है ये भी नाराज होकर ही बैठे होंगे। अर्पिता रसोई में देखती है तो खाना कुछ भी रेडी नहीं है। शान को बोलकर आते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा कहते हुए पलटी तो टकरा जाती है, शान से ही टकरा जाती है। शान को देख वो बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं शान? शान कुछ नहीं बोले और आगे बढ़कर चुपचाप कार्य करने लगते हैं। अर्पिता ने शान का हाथ पकड़ा और बाहर डाइनिंग पर लाकर बिठाया कर छोड़ते हुए बोली, देखिए शान, गुस्सा करना है ना खूब कीजिए, लेकिन यहाँ बैठकर कीजिए और अब यहाँ से उठना नहीं। इतने सालों में हमने खाना पानी कपड़े ऑफिस घर बच्चों सब संभालना सीख लिया है। 15 मिनट दीजिए, हम वापस आते हैं। ठीक है कहते हुए अर्पिता यहाँ से निकल जाती है। तो उनके जाने के बाद शान मुस्कुराते हुए बोले, लगता है समझ रही हो अर्पू कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। 15 मिनट बाद अर्पिता खाना डाइनिंग पर लगाकर सामने रख देती है। खाने की खुशबू से सभी वहीं आ जाते हैं तो शान अपनी थाली उठाकर उनसे एक्स्ट्रा खाना रख कमरे में निकल जाते हैं। प्रीत भी शीला के साथ बाहर आ जाता है और शोभा जी के साथ बैठ जाता है। नटखट तो वो है ही, सो वहीं एक खाली कुर्सी पर बैठ सबको ध्यान से देखने लगता है और शोभा जी जैसा करती है वैसा ही करने लगता है। अर्पिता ने उसे देखा तो उसके पास आकर बोली, प्रीत, ये आपके लिए नहीं है, इसमें मिर्च बहुत है, जो आपको लगेगी। जा ओके मम्मा, तो मैं छान पापा के पास जाता हूँ कहते हुए वो कुर्सी से उतरकर अंदर दौड़ जाता है। शौर्य और त्रिशा दोनों ही खाना खाकर वहीं दौड़ने लगते हैं। सुमित सबसे बोले, अभी कुछ देर बाद हमें निकलना होगा, कल ऑफिस से बहुत कार्य है। सुमित की बात सुन कमला बोली, लेकिन बेटा सांझ हो चुकी है, इस समय जाना मुझे सही नहीं लगता है। कमला की बात सुन सुमित बोले, माँ बस में जाएंगे तो कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे, कल ऑफिस में पहुंचना बहुत जरूरी है, कुछ एक क्लाइंट से मिलना है और स्नेहा का भी तो ऑफिस पहुंचना होगा ना। किरण अकेले कैसे मैनेज कर पाएगी, उसे अभी इतना कहाँ अनुभव होगा।
सुमित के तर्कों को सुन कमला चुप रह गई। भरे मन से उन्होंने सुमित को जाने की मंजूरी दी। सुमित, स्नेहा, शौर्य तीनों अर्पिता और प्रीत से मिलकर वहां से चले जाते हैं। हम भी न आए हैं तब से इतना व्यस्त रहे कि स्नेहा दीदी के साथ तो बिल्कुल बैठे ही न पाए। न जाने क्या सोच रही होगी हमारे विषय में। इतनी दूर से मिलने आए और 2 मिनट ढंग से बैठ ही न पाए। अब लखनऊ जाकर ही उनसे और दादू दी से मुलाकात हो पाएगी। सोचते हुए अर्पिता कार्य करने लगती है तो शोभा बोली, अर्पिता ये सब हम देख लेंगे, तुम जाकर खाओगा तो ठंडा हो जाएगा तो फिर कोई स्वाद नहीं मिलेगी। जी बड़ी माँ, अर्पिता ने कहा और पानी का जग लेकर कमरे में जाती है। वहाँ शानप्रीत के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। उन दोनों की हंसी कमरे में गूंज रही है। अर्पिता को आया देख प्रीत दौड़कर अर्पिता के पीछे छुप जाता है। शान अर्पिता के पास आकर खड़े होते हुए बोले, प्रीत, शान पापा थक गए, आप आओ बैठो। ओके पापा, प्रीत ने कहा और पीछे निकलकर शान के पास जाकर बैठ जाता है। अर्पिता कुछ सोच प्रीत से बोली, प्रीत, कॉपी दैट शान पापा। प्रीत ने शान की ओर देखा और बोले, ओके मम्मा। शान जाकर बेड पर लेट गए तो शान की नकल करते हुए प्रीत भी लेट जाता है। शान ने अपना हाथ से सर खुजाया तो प्रीत भी वैसे ही करने लगता है। ये देख अर्पिता हंसने लगती है तो शान ने अर्पिता की ओर देखा। ये देख प्रीत ने भी वैसा ही किया। शान ने प्रीत की हरकतों को नोटिस की और उठकर खड़े हो उनके पीछे प्रीत भी उठकर खड़ा हो गया। ओहो, तो कॉपी दैट का मतलब है हमारी नकल उतारी जा रही है। शान को सुन प्रीत भी वही दोहराने लगता है, लेकिन स्पष्ट बोल नहीं पाता है। सो हाथों के ही नकल उतारकर वैसे ही खड़ा हो जाता है। शान अपने दोनों हाथ बांध सर हिलाकर सारे बाल बिखर लेते हैं तो नकलची प्रीत भी हाथ बांधकर सर को हिलाकर बाल बिखेर लेता है। ये देख शान हंसते हुए बोले, प्रीत रुको, बस करो। प्रीत भी नकल करते हुए बोला, प्रीत लुको बच। शान ने अपने हाथ से सर पीट लिया और अर्पिता की ओर देखा तो प्रीत ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अर्पिता सब समझकर हंसते हुए बोली, प्रीत बस रुक जाइए, पापा सच में थक गए हैं। अब हम लोग खेलेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। तब तक आप वहाँ ये बुक लेकर वर्णमाला पढ़िए। ठीक कहते हुए अर्पिता ने हाथ में पकड़ा जग टेबल पर रखा और बैग से किताब निकालकर प्रीत को पकड़ा दी तो प्रीत किताब हाथ में पकड़कर बेड की दूसरी ओर जाकर बैठ जाता है। ये देख अर्पिता खामोश हो चारों ओर देखा तो उसकी नजर वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रखी खाने की थाली पर पड़ती है। वो जाकर उठाकर लाती है और जग के पास टेबल पर रखती है। कबर्ड के पास ही फोल्ड रखी चटाई निकालकर उसे बिछाकर थाली और पानी दोनों ले जाकर उस पर रख देती है। वो शान को वहां से आने को कहती है। शान ने सुना तो उठकर चले आते हैं और चुपचाप बैठकर भोजन करने लगते हैं। कुछ देर बाद अर्पिता प्रीत साथ बैठकर उसे अक्षरों का ज्ञान कराते हैं तो वे शब्द लिखना सिखाती है। प्रीत को कुछ ही सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वह एक बार ध्यान पड़ने पर चीजों को याद कर लेता है। प्रीत की मेमोरी पावर बहुत मजबूत जो है। वही शान की नजर अर्पिता के फोन पर पड़ती है तो उसे उठाकर चलाने लगते हैं। वो उससे अपना सोशल अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें ढेर सारे नोटिफिकेशन और अनगिनत मैसेज पड़े हैं। शान कुछ सोचते हुए और मुस्कुराते हुए अपने सोशल अकाउंट का मैसेज का रिप्लाई करने लगते हैं। रिप्लाई करते हुए शान की नज़र पूर्वी की करीब 4 वर्ष किए गए मैसेज पर पड़ती है, जिसे पढ़ वो शॉक्ड होकर बोले, ठाकुर जी सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ और यूं ही अर्पिता से नाराज हुआ बैठा हूँ। अर्पिता की खबर तो मेरे पास गायब होने के 2 महीने बाद ही आ गई थी और मैं बेवकूफ उसे सब जगह ढूंढ रहा था। भूल गया कि आज के समय में सोशल मीडिया के ऐसे खोजबीन के कार्य चुटकियों में किए जा सकते हैं। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा खड़ा है और सारे शहर में ढिंढोरा पड़ा है। तो शान के हाव भाव देख अर्पिता ने शान की ओर देखा तो शान ने उस समय खुद को आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुरा रहे थे। अर्पिता शान के पास आई और उनसे
यूं रोने का कारण पूछा तो शान बोले, अपनी ही बेवकूफी पर हंस रहा हूँ अप्पू। कहते हुए शान ने अर्पिता को फोन पर पड़ा हुआ पूर्वी का संदेश दिखाया, जिसे देख अर्पिता बोली, शान ये तो तब भी 2 महीने बाद का संदेश है, उससे बड़ी पगली तो हम है। माँ ने कहा नहीं बाहर कि हम अगर उससे मिलकर जाते तो ये सब होता ही नहीं। कहते कहते ही वो सोचकर वो रो पड़ती है। तो शान उससे बोले, जो हुआ उसे भूल जाओ मेरी पगली। अब ये बताओ, क्या अब भी यहाँ से जाने का इरादा है या फिर यहीं रहकर हमारे रिश्ते को निभाने का इरादा है? शान, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। श्रुति ने बताया हमें आपने किस तरह खुद से संभाला है और हम दोबारा हमारे शान को इस दुखी नहीं कर सकते। अर्पिता ने कहा तो शान बोले, ठीक है फिर मैं भी तुम्हें माफ करने के विषय में सोचता हूँ। भले ही मैं सही समय पर पूर्वी का संदेश नहीं देख पाया, लेकिन तुम तो सब जानती थी ना अप्पू, फिर भी खुद से नहीं आई, तो अब मैं इस बारे में सोचूंगा। अर्पिता मुस्कुराते हुए धीमे से बोली, ठीक है आप सोचिए, क्योंकि हम भी यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे और जिस दिन लगा ज्यादा हो रहा है तो क्या अर्पिता? शान ने कहा। अर्पिता बोली, तो अब देखना सीधे हम अभी बोलना नहीं है, ठीक है? शान बोले, ठीक है देख लेंगे। अर्पिता वहां से उठकर बाहर निकल जाती है। शान चटाई फोल्ड कर उसी जगह रख देते हैं और फिर फोन पर लग जाते हैं। अर्पिता वापस आई और प्रीत को लिटाकर ठपकी लेने लगती है। नींद से आंखें उसकी बोझिल हो जाती है तो वह भी वहां से सो जाती है और उसे देख शान मुस्कुराते हुए उस पास आए और चादर ओढ़ाकर वहीं लुटक जाते हैं। रात गुजर जाती है। अगले दिन शान रेडी होकर बाहर चले आते हैं। प्रीत सुबह सुबह ही घर में दौड़ भाग करना शुरू कर देता है। अर्पिता, शोभा, शीला, कमला जी और श्रुति के साथ हॉल में बैठकर बातें करते हुए सबको सुबह का चाय सर्व कर रही है। शान भी वहीं आकर बैठ जाते हैं। शान को देख वहीं टेबल पर रखी 2 कॉफी की ओर इसमें से प्रीत को आवाज देने लगती है, प्रीत यहाँ आइए, आपकी कॉफी रखी हुई है, फिनिश कीजिए। प्रीत ने सुना तो वो दौड़कर अर्पिता के पास आकर छोटा सा मग उठाकर सोफे पर बैठ जाती है और प्रीत को गोद में बिठाकर ठंडी कॉफी वाला मग उसे थमा देती है। कुछ ही देर में चित्रा भी आ जाती है तो शान उससे कही हुई बातें याद कर कहते हैं, चित्रा अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे कॉफी नहीं चाय चाहिए थी, तो क्या प्लीज तुम मेरे लिए चाय दोगी? चित्रा उठते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, भला ये भी कोई कहने की बात है प्रशांत जी। चित्रा उठी और अंदर चली गई। कॉफी मग उठाकर शान चित्रा के पीछे चले आते हैं और अंदर कॉफी खत्म कर मग सिंक में रख देते हैं और अर्पिता को चिढ़ाने के लिए चाय का प्याला ले बाहर चले आते हैं। अर्पिता ने घर में मौजूद अन्य सदस्य ने जब ये देखा तो फुसफुसाते हुए बोले, अब साइलेंट वर्ड शुरू होने वाला है, यहाँ हम सबको मुखदर्शक बन बहुत आनंद मिलेगा। चित्रा भी बाहर आ जाती है तो शान आगे बोले, चित्रा बहुत दिन हो गए हैं त्रिशा के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए कोई कार्टून मूवी नहीं देखी, प्लीज आज अरेंज कर देना, ठीक है? मैं बाहर बगीचे में जा रहा हूँ, कुछ देर में आया, ठीक है? जाते ही आवाज दी, बिल्कुल मूवी के बाद तुम और मैं और मेरी अंजल तीनों चलेंगे। शान बाहर चले जाते और मन ही मन बोले, मेरी पगली अब थोड़ा तंग करना तो मेरा ही भी बनता है। शान की बात सुन अर्पिता प्रीत को लेकर उठी और वहां से अंदर कमरे में चली जाती है। चित्रा ध्यान से अर्पिता की ओर देख रही है लेकिन उसे कोई भाव नजर नहीं आता है। कुछ देर बाद शान वापस आए और हॉल में बैठकर त्रिशा के साथ मूवी देखने लगते हैं। प्रीत को शोभा जी छत पर गार्डनिंग के लिए बुलाकर ले गई है। चित्रा भी शान से कुछ दूरी बनाकर बैठ जाती है। अर्पिता वही हॉल में ही बैठकर शीला जी से शान के बचपन के बारे में पूछ रही है। अर्पिता ने शान और चित्रा को देख छोटी सी मुस्कान चेहरे पर रख ली।
चित्रा जानबूझकर शान का हाथ स्पर्श करती है और मन ही मन कल्पनाओं के सागर में उतरने लगती है। अर्पिता ये देख लेती है तो सामने पलट जाती है और शीला जिसे कुछ देर में आने बोल वहां से चली आती है। शीला, शोभा, कमला, श्रुति ने यह देखा तो वापस से फुसफुसाई, हो गया ना वार शुरू। शान ने झटके में अपना हाथ हटाया और चित्रा की ओर सावलिया नजरों से देखा। वास्तविकता का आभास होने पर चित्रा कल्पनाओं के सागर से धरातल पर आ जा गिरती है, जिसे महसूस होने पर वह नजरें चुराकर त्रिशा को देखने लगती है। मूवी खत्म हो जाती है तो शान अपना वॉलेट लेने कमरे में जाते हैं, जहां उनकी नजर खिड़की की बाहर ताक रही उदास खड़ी अर्पिता पर पड़ती है। शान कुछ सोचकर तेज आवाज में बोले, त्रिशा, शॉपिंग लिस्ट बनाकर रख लेना, और फिर धीरे से इतनी तेज आवाज में बड़बड़ाए जिसे सिर्फ अर्पिता सुन सके, क्या करूं, किसी को हमारी परवाह, एक तुम ही हो चित्रा, जिसे हमने सालों तक बिन किसी स्वार्थ को मेरा साथ दिया है, वरना लोग बोलकर मुकरने में भी पीछे नहीं हटते। पीछे हटने के बाद कोई मरे या जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहकर शान बाहर चले जाते हैं। पिता ने शान की बातें सुनी और बिना किसी रिएक्शन को अपना सामान जमाने लगती है। वो शान की बातें सोचते हुए कहती है, शान, अपनी बातों से हमें तंग करना नहीं छोड़ोगे आप। हम समझते हैं हम ये सब आप ड्रामा कर रहे हैं ताकि हमें तंग कर सके, लेकिन हम नहीं होने वाले। कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। मैं साथ तो चल सकता हूँ लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, सारी शॉपिंग तुम्हें खुद करनी होगी। जानती हूँ, आप बस साथ चलिए। और उस समय के लिए सॉरी प्रशांत जी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, चित्रा ने कहा। तो प्रशांत बोले, ठीक है, याद ही रखना बात, इस बात की सिर्फ 12 घंटे दिए हैं तुम्हें। अर्पिता को अपने माँ पापा की बहुत याद आती है। जब से आई है एक बार भी उससे अब तक बात नहीं कर पाई। शोभा जी के पास जाती है और उनसे माँ पापा से बात करने को कहती है। शोभा जी उनसे अक्सर हालचाल लेती रहती थी, सो वह वीडियो कॉल के जरिए अर्पिता से बात करा देती है। बात करते हुए कुछ देर तो अर्पिता बोल ही नहीं पाती है। वहीं उसके माँ पापा अपनी बच्ची को सही सलामत देख भावुक हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों सामान्य हो जाते हैं तो लंबी बातचीत को फोन रख देते हैं। कुछ समय बाद शान और चित्रा दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, जिसे देख अर्पिता मन ही मन सोचती है, अब ये इसका नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। माना कि ये इनका ड्रामा है जो हमें तंग करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन चित्रा, उसकी तो भावनाओं सच्ची है। ऐसा ना हो इस ड्रामा को करते हुए चित्रा की भावनाएं ही आहत हो जाए। इस ड्रामा को जल्द खत्म करने के लिए अब हमें ही वही करना होगा जो ये चाहते हैं, यानी हमें परेशान देखना चाहते हैं कि हमें इनकी किसी के साथ होने से फर्क पड़े। तो ठीक है, फिर हम भी इसके ड्रामे के साथ देते हैं। सोचते हुए अर्पिता उठी, उनसे शान की ओर देखा और मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है। प्रीत श्रुति के कमरे में होता है, अपनी बातें और हरकतों से उसे हंसा रहा है। अर्पिता कमरे में जाती है और वहां से प्रीत की नोटबुक उठाकर कमरे से बाहर जाने को मुड़ती है। शान सामने आकर दरवाजे पर रुक जाते हैं। ये देख अर्पिता एक तरफ हो जाती है। शान उसे फूला हुआ देखते हैं तो हंसी से मन को दबाते हुए अंदर चले आते हैं और बड़बड़ाते हैं, सही कह रही थी चित्रा, दुनिया की ऐसी कोई बीवी नहीं है जो अपने पति को किसी युवा लड़की के साथ हंसते मुस्कुराते बातें कर देख पॉजिटिव ना हो। खैर, अब थोड़ा सा तंग कर ही लूं, कहते हुए शान अर्पिता के पीछे पीछे बाहर आए और जाकर हॉल में बैठ गए। वो अर्पिता से बोले, अर्पिता सुनो, एक गिलास पानी ला दो। अर्पिता बिन कुछ कहे रसोई की ओर गई और गिलास में पानी लाकर टेबल पर थोड़ी आवाज करते हुए रख दिया और वही खड़ी हो गई। ये देख शान बोले, लो, आजकल पानी भी ढंग से देने का रिवाज खत्म हो रहा है, बताओ भला ऐसे देते हैं किसी को? मुझे नहीं लेना ये। और चित्रा से बोले, चित्रा, अब तुम्हें ला दो।
किसी को बोलना ही बेकार है, कुछ कहो या टेबल पर पटक कर चीजें ही दी जाती है, जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ। सान की ये बात उसे दुख कर जाती है, उसकी आंखें भर आती है। वो प्रीत की बुक्स को लेकर श्रुति के पास उसके कमरे में चली जाती है। श्रुति अर्पिता को देख प्रीत को पकड़कर चुप से बैठने लगती है, तो प्रीत नीचे दौड़ जाता है। मैं इसे देखकर आती हूँ, अर्पिता कहीं गिर गया तो तुम ही डांट देगी कि ये मैंने ध्यान नहीं दिया, श्रुति ने अर्पिता से कहा और उठकर प्रीत के पीछे चली जाती है। वहीं सान उसे उदास देख समझ जाते हैं अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वह भी उठकर अर्पिता के पीछे चले आते हैं। श्रुति के जाने के बाद अर्पिता की नज़र टेबल पर रखी सान की और श्रुति की फोटो पर पड़ती है, जिसे देख वो बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है जब आप हमारे सामने ही किसी से फ्लर्ट करते हैं। अगर यही रहा ना तो हम रूठ कर चले जाएंगे, फिर मनाते रहना, हम वापस नहीं आएंगे अभी और ना ही फिर कभी। क्यों करते हो आप? माना कि अर्पिता आगे कुछ कहती, तब तक दरवाजे पर खड़े सान बोले, बस अच्छा लगता है तुम्हारी डांट खाना। अब यही तरीका समझ आता है मुझे तुम्हारी डांट खाने का, लेकिन तुम ही हो कि कभी डांटती ही नहीं हो। इतना कुछ कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। सान, ये कौन सा तरीका है? खैर अभिनय तक तो ये सब ठीक है, लेकिन ये बताओ, क्या सच में हमारे अंदर मैनर नहीं है? ये बात हमें हट कर गई। बाकी कोई बोलता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप? अर्पिता ने सावलिया नजरों से सान को देखा कर कहा, तो सान हैरानी से बोले, ठाकुर जी, मतलब नीचे वो सब नाराजगी सब झूठ थी? सान, सब एक्टिंग थी, क्योंकि शुरुआत आपने ही की थी और आपके इस ड्रामे को खत्म करने के लिए अभी कुछ शब्द कहे थे हम। अर्पिता बोली। पिता की आंखों में झांकते हुए बोले, अप्पू इतना भरोसा किस लिए? इसकी वजह अर्पिता, क्योंकि हमें पता है आप कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। आप बोलकर नहीं करके दिखाते हैं। और वैसे भी अगर आपको सब करना ही होता तो हमें यहाँ लाने के लिए इतने पापड़ नहीं बेलते, इतना लंबा इंतजार नहीं करते। चित्रा तो आपके साथ ही थी ना, तब आपके मन में इसके लिए कोई फीलिंग नहीं आई, तो अब क्या फीलिंग आसमान से टपकेगी? प्रेम का आधार विश्वास है पतिदेव। जब आपके विश्वास में हमारी सांसें चल रही है तो हमारा विश्वास इतना कमजोर होगा, यह आपने कैसे सोच लिया? सान, जाइए जाइए, हमें तंग करने के लिए कोई और युक्ति लगाइए। अभी हम बहुत व्यस्त थे, हमें आपको मनाने के तरीके ढूंढने हैं। सान, आप नाराज हैं ना हमसे? अर्पिता सान की बातें सान पीछे आई चित्रा सुनती है और वो वापस चली आती है। ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैं तुमसे नाराज हूँ। हाँ, तुम तरीके ढूंढो, मैं चला, सान ने कहा और वहां से चले गए। सान की बात सुन अर्पिता को हंसी आ गई और उसके पीछे चली आती है। सान चित्रा के पास जाकर बोली, कोशिश फेल हो गई आपकी चित्रा, मेरा भरोसा जीत गया। चित्रा को सोचते हुए बोली, हाँ मैंने सब सुना और देखा प्रशांत जी, मैं गलत थी। तुम दोनों का रिश्ता मेरी सोच से भी गहरा है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जो तुम्हारे इस रिश्ते को मजबूती बनाएगा। चित्रा की बात सुन सान बोले, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी चित्रा, तुम बस खुश रहकर जीवन में आगे बढ़ो, यही हम सब चाहते हैं चित्रा। चित्रा बोली, ठीक है प्रशांत जी। श्रुति नीचे प्रीत को पकड़ रही है, लेकिन नन्ही प्रीत फुर्ती से बच निकलता है। सान को देख प्रीत दौड़कर उसके पास आता है और सान उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं, जहाँ सान से बातें करते हुए उसे नींद आ जाती है और वो सान की गोद में ही पलकें झपकाने लगता है। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चला जाता है। कुछ देर बाद शीला जी उसे देखने आती है तो उसे सोया देख मुस्कुराते हुए वहीं से वापस लौटती है। सान ने प्रीत को बेड पर लिटाया और माँ को देख भावुक होकर उनके पास आकर बोले, थैंक यू माँ, अर्पिता को स्वीकारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी ने सान के सर पर हाथ रखा और बोली, देर से समझ आया मुझे बेटा, लेकिन आ गया। अब अर्पिता से मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुम भी मत रखो,
तुम्हारे लिए खुद को संभालना फिर भी आसान रहा होगा, लेकिन तुम उसके बारे में सोचो। उसके अपने अस्तित्व के साथ अकेले ही अपने मेहनत और स्वावलंबी बनकर जीवन जिया है। गर्भ अवस्था में लगातार कार्य करना कितना मुश्किल रहा होगा। उसके लिए लोगों की नज़रों का सामना भी किया होगा, लेकिन खुद को हारने नहीं दिया होगा। एक छोटे बच्चों के साथ कार्य कर पेट भरना दुनिया का सबसे दुर्लभ कार्य है। बेटे, जब व्यक्ति अकेला हो तब उसके लिए कार्य करना कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब साथ में एक नन्ही सी जान जिम्मेदारी रूप में साथ हो तो बहुत मुश्किल होता है। परेशानियां उसने भी सही है, फर्क इतना है तुमने अपने दर्द को खामोश होकर सहा है और उसने मुस्कुराते हुए। जितना तुम उसके लिए परेशान हुए हो उससे कहीं ज़्यादा वो परेशान हुई होगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह अकेली नहीं थी। वो वापस आ सकती थी अगर मैं उसके वापस न आने के लिए नहीं कही थी, उसे तुम्हारे दूर न जाने को कहती। बहुत कुछ कहा मैंने उससे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक मेरे कड़वा बोलने पर भी मुस्कुराती रही। अर्पिता को समझने में मैंने देर कर दी। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। अर्पिता का स्वभाव भी अलग है। वो विचारों से आधुनिक होने के साथ साथ सबको साथ लेकर चलना भी चाहती है। अब क्या करूं, मैं कहते कहते शीला चुप हो जाती है और आगे बढ़कर प्रीत को लेकर वहां से चली जाती है। अर्पिता कुछ देर बाद कमरे में वापस आती है और उसके हाथ में एक बाउल जो ढका हुआ है, वो बाउल टेबल पर रखती है और शान के पास आ जाती है। शान उसे गले से लगा लेते हैं। एक धीरे धीरे कर सारा दर्द, सारी शिकायतें, नाराजगी सब आंसुओं के जरिए निकलने लगते हैं। शान को अपने पास देख अर्पिता अपने हाथ उसकी पीठ पर रख लेती है। बरसों बाद दो प्रेमी सब भूल कर मिल रहे हैं। दोनों की आंखें भरी हुई है। इतने दिनों बाद अपनी पगली को गले शान उनके कानों में बोले, आ तो गई हो अप्पू, अब फिर कभी जाना नहीं। अब जाने का कोई वजह नहीं होगी, और हुई ना तो भी नहीं जाऊंगी। पिता बोले, वैसे हम आपके लिए कुछ लेकर आए थे शान, लेकिन अब लगता है आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हमारी किसी कोशिश के बिना ही मान गए। अर्पिता की बात सुन शान बोले, वैसे नाराज तो था, लेकिन तुमसे ज्यादा देर नाराज होना आता ही नहीं मुझे। कोशिश की थी 2 दिन तक नाराज रहने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। क्या करूं, जब तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो उसमें उलझ कर रह जाता हूं। सारा गुस्सा और नाराजगी हवा की तरह बह जाती है। अर्पिता, सिखा दो मुझे भी नाराज होना, शान ने कहा तो अर्पिता मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है शान। शान, अब जब नाराजगी खत्म हो चुकी है पतिदेव, तो फिर कुछ मीठा हो जाए। आपके पसंदीदा मूंग दाल का हलवा विद काजू। अर्पिता ने बाउल उठाकर शान की ओर बढ़ाते हुए कहा, हमें माँ ने बताया था कि आपको ये बहुत पसंद है, तो सोचा इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं आपके मन का बिना ही कि नहीं। अब प्लीज टेस्ट करके बताइए। ठीक है, अर्पिता शान से मुस्कुराते हुए कहा और वहीं एक बाउट ली। मुंह बनाते हुए बोले, ये क्या है अर्पिता? शान की बातें सुन अर्पिता बोली, क्या है? वही है जो आप खा रहे हैं, मूंग दाल का हलवा, और बहुत टेस्टी भी है। माँ ने और बड़ी माँ ने टेस्ट करके बताया था। ये तो तरीके बदल ही दीजिए पतिदेव। तो जब समझ गई हो तो फिर मेरी मांग पूरी करो, शान बोले। ठीक है, कहते हुए अर्पिता ने खुद को 2 बाउट खिलाई और ये बोलते हुए पीछे हट गई। सेवा समाप्त पतिदेव। अच्छा, हमसे मस्खरी, ठीक है, फिर सेवा भी करा ही लेते हैं, शान ने कहा और मुस्कुराते हुए कुछ लम्हे चुरा ही लेते हैं। कुछ देर यूं ही गुजरते हैं और शान, अर्पिता, चित्रा, त्रिशा और प्रीत सभी शीला जी की ओर देख शोभा जी से वापस लखनऊ चले जाते हैं। श्रुति वही रह जाती है। पर चित्रा और त्रिशा वहां से राधिका के पास जाने के लिए निकल जाती है। वहीं रूम्पा, परम और किरण दोनों अर्पिता से नाराज होते हुए हैं। अर्पिता और शान वहां से पहुंचने पर उन्होंने खुद को कमरे में लॉक रखा है।
अर्पिता उनसे बाहर आने को कहती है, लेकिन वो दोनों अर्पिता की बात मान नहीं रहे हैं। कुछ देर यूं ही बाहर आने का आग्रह करने के बाद अर्पिता ने शान को चुप रहने का इशारा किया और प्रीत के साथ लेकर आगे बढ़ते हुए बोली, परम जी हमसे नाराज है, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मत कीजिए, नाराजगी दिखा लीजिए, आखिर हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। लेकिन हमसे भी नाराज है क्या? हमारे छोटे से प्रीत से? तो मिल लीजिए, कब से अपने चाचू से मिलने के लिए उतावले हैं, दरवाजे की ओर देख रहे हैं। देखिए, हमारे प्रीत की उम्मीद मत तोड़िए, आ जाइए ना बाहर प्लीज। अर्पिता की बात सुन रूम से लॉक्ड परम झट से दरवाजा खोलते हैं तो उनकी नज़र सामने खड़े नन्हे प्रीत पर पड़ती है। से बोली, प्रीत आपके परम चाचू, जाइए उनके पास। ओके मम्मा, नन्हे प्रीत ने कहा और दौड़कर परम के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रीत ने परम के पैर छुए और परम की आंखों से खुशी की चमक आ गई। उन्होंने प्रीत को गोद में उठाया और प्रीत से बोले, अरे वाह, आप तो बहुत समझदार है प्रीत, किसने सिखाया है आपको ये सब? मम्मा ने चाचू, प्रीत ने कहा। प्रीत की आवाज़ सुन किरण भी बाहर आ जाती है। अर्पिता को देख दौड़कर उसके पास जाती है और उसके गले से लग जाती है। किरण, कैसी हो तुम? किरण गुस्से में ताने मारते हुए बोली, क्यों बताऊं मैं तुम्हें, मैं कैसी हूँ? मैं कौन हूँ तुम्हारी? कोई नहीं ना, ना ही दोस्त और ना ही बहन। कुछ तो समझती नहीं हो मुझे। तभी तो दो बार मुझे तुम्हारे मरने की खबर मिली और मैं दो बार टूटी। मुझे तुमसे बात, दूर हटो मुझसे, कहते हुए किरण ने अर्पिता को गले से अलग करने की कोशिश की तो अर्पिता ने अपनी बाहों की ओर कस लिया। माफ कर देना यार, गलती इंसान से ही तो होती है, हम भी इंसान ही है, प्लीज मान जाओ ना, इतने दिनों में एक बार भी बात नहीं की तुमने, अब मान भी जाओ प्लीज, अर्पिता ने उदास होते हुए कहा तो किरण बोली, ये तेरा सही है, किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए बस थोड़ा सा उदास लफ्जा अपना ले। तेरी तो आवाज़ ही ऐसी है कि अच्छा खासा कठोर इंसान पिघल जाए। ठीक है, माफ़ किया, लेकिन अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि पिछली दोनों बार भी मैं तेरे पास नहीं थी। किरण की बात सुन अर्पिता बोली, ठीक है, नहीं जाऊंगी। प्रीत ने अपने हाथ के 2 अंगुलियों आगे कर और परम के से पूछते हुए बोला, चाचू ये बताओ कितने हैं? परम ने मुस्कुराते हुए झट से कहा, 2 है प्रीत। नहीं चाचू, ये 2 नहीं है, ये 6 हैं, प्रीत ने कहा तो परम बोले, कैसे प्रीत, बताइए तो। प्रीत अपनी छोटी छोटी अंगुलियों के पैरों गिनते हुए बोले, 1 2 3 6। भी बोले, भाई, शुरुआत देखकर ही लग रहा है। अर्पिता आगे आई और प्रीत के गोद से लेते हुए बोली, प्रीत चलिए, पहले गुड बॉय की तरह हाथ मुंह धो लिए, फिर थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर चाचू के साथ मस्ती कीजिए। अर्पिता की बात सुन किरण बोली, सिर्फ चाचू के साथ नहीं प्रीत, समर्पिता के साथ भी, जो अभी सो रही है, जब जगेगी तब तुम दोनों आराम से खेलना। किरण की बात सुन अर्पिता खुशी से चौंकते हुए बोली, समर्पिता मतलब परम जी और तुम्हारी बच्ची किरण? छोटी भाभी 3 साल की हो गई है, अभी सोई है, सुबह से आप दोनों के आने का इंतजार कर रही है, नींद आई तो यहीं सोफे पर ही सो गई, अभी उसे उठाकर अंदर लिटाया है। परम ने कहा, ठीक छोटे, जब जग जाएगी तब हम उससे मिलेंगे। ठीक, अभी बस फ्रेश हो ले, फिर आकर बैठते हैं, इस बार शान बोले। ठीक है भाई, परम ने कहा। शान, प्रीत, अर्पिता अपने रूम में जाते हैं, जैसे किरण ने सुंदर सा सजा रखा है। प्रीत अंदर आकर अपने जूते मोजे खुद निकलता है, उन्हें देख उठाकर अर्पिता की नकल करते हुए एक किनारे रख देता है। मम्मा पानी, प्रीत ने कहा तो शान उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर सब बाद सभी फ्रेश होकर कमरे में रेस्ट करने लगते हैं। प्रीत को भूख लगती है तो शान उसे बिस्किट के पैकेट देते हैं, जिसे प्रीत फिनिश कर बेड पर सो जाता है। प्रीत के सोने के बाद अर्पिता शान के पास आई और उनके गले में बाहें और कंधे पर सर रखकर कुछ देर खामोश बैठ गई। क्या हुआ अप्पू? शान ने पूछे तो अर्पिता ने एक हाथ उठा शान के हाथ थामा, उनकी अंगुलियों में अपने हाथ को अंगुलियों को कसते हुए बोली, शान हुआ कुछ नहीं, बस मन किया कुछ देर आपके साथ बिताने का तो आ गए।
अच्छा, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। शान, अब कल से आप भी व्यस्त हो जाएंगे। किरण, प्रीत दोनों ही वर्किंग हैं, अपनी बहन के साथ व्यस्त होंगे, हम घर पर अकेले रह जाएंगे। आप सोचिए ना इस बात को। अर्पिता की बात सुन शान बोले, बात तो सही है अप्पू, इस समय को तुम अपने सपने को पूरा करने में लगाओ। अपनी छूटी हुई पढ़ाई शुरू करो और संगीत की प्रोफेसर बनने का सपना पूरा करने में जुट जाओ। अर्पिता बोली, शान अब पढ़ाई कैसे होगी? प्रीत भी छोटा है, उनकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? देखो मेरे अंदर कितना टैलेंट है। इस बात को अनजान तो नहीं हो? इस बात से तुम अनजान तो नहीं हो? तब तुम नहीं थी, तब छोटे और मैं ही सब मैनेज करते थे, इसलिए खाना, कपड़े, बर्तन सारे कार्य का अनुभव है और प्रीत की आदतों से भी परिचित हो गया हूँ। तो मैं इतना सक्षम तो हूँ जिम्मेदारियाँ मिलकर पूरी कर सकूँ। कुछ तुम करना, कुछ मैं करूँगा, बाकी सब मैं। तुम अपनी पढ़ाई और मैं ऑफिस, प्रॉब्लम सॉल्व। शान, समस्या सॉल्व। आप साथ हैं तो सब मुमकिन है शान। कहते हुए अर्पिता खामोश हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिल नई कहानियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।